अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो MCQ नंबर 1 में कहता है कि विच वन इज़ वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स। तो आप लोग जो है वो इसको WBC से याद करो कि हमारे पास जो वाइटामिन बी एंड वाइटामिन सी है ना, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जितने भी वाइटामिन होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं। अब इसने हमसे वाटर सोल्यूबल का पूछा है, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, बाकी KED ये सारे फैट सोल्यूबल्स होते हैं। तो आप लोग इस निमोनिक से जो है वो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स को याद कर लो, तो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स खुद बहुत आपके जहन में आ जाएंगे। सेकंड में कहते हैं कि फोलिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज, तो हम लोग विटामिन B6 को फोलिक एसिड भी कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। थर्ड में कहता है कि 8 सेपरेट पीसेज ऑफ द राइबोन्यूक्लिक एसिड मेक अप द जीनोम ऑफ विच वायरस। तो हमारे पास फ्लू वायरस में जो है वो 8 सेपरेट पीसेज होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड के। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फोर्थ में कहता है कि सिस्टाइटिस रेफर टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ। अब इसमें बहुत से लोगों ने ऑप्शन ए को टिक किया होगा, लेकिन नो, हम लोग ब्लेडर की इन्फ्लेमेशन को जो है वो सिस्टाइटिस कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिफ्थ में कहते हैं कि रेस्पिरेटरी रेट ऑफ द न्यू बर्न बेबीज। तो न्यू बर्न बेबीज का जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो हमारे पास 30 to 60 बीट्स पर मिनट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिक्स्थ में कहते हैं टोटल नंबर ऑफ लोब्स इन लंग्स। देखो हमारे पास राइट लंग में जो है वो 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट में 2 लोब्स होते हैं। टोटल कितने बन गए? उसने हमारे पास ओवरऑल लंग्स का पूछा है ना, उसने लेफ्ट या राइट की बात तो नहीं की। सो 3 + 2 कितना होता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, सॉरी सी इज करेक्ट। 5 लोब्स होते हैं। ठीक है, हो सकता है वो आपसे सिर्फ राइट का पूछ ले, हो सकता है वो आपसे सिर्फ लेफ्ट का पूछ ले एग्जामिनर, और ये भी हो सकता है कि वो आपसे जो है वो ओवरऑल पूछ ले। तो ओवरऑल का अगर वो पूछे तो आप लोगों ने 5 को टिक करना है, राइट का पूछे तो आप लोगों ने 3 को टिक करना है, लेफ्ट का पूछे तो आप लोगों ने 2 को टिक करना है। सेवंथ में कहते हैं द बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज। तो बिजिएस्ट ऑर्गन हमारे पास जो है वो हार्ट है। ऑप्शन बी इज। एट्थ में कहते हैं कि साइलेंट किलर डिजीज। तो हम लोग हाइपरटेंशन को जो है वो साइलेंट किलर डिजीज कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट नाइन्थ में कहते हैं कि BCG वैक्सीन इज़ गिवन। पहली चीज़ तो ये कि हम लोग BCG वैक्सीन जो है वो TB के पेशेंट्स को देते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हम लोग मोस्टली ये चिल्ड्रंस में इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तीसरी चीज़ ये कि हम लोग BCG वैक्सीन जो है ये इंट्राडर्मली जो है वो इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इसको किसी और तरीके से इंजेक्ट करेंगे इंट्रामस्कुलर या किसी भी और तरीके से, तो हमारे पास इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। टेंथ में कहते हैं प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोपाइसिस कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 11th कहते हैं कि यूरिया सिंथेसिस टेक प्लेस इन। तो यूरिया की सिंथेसिस जो है वो लिवर में होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 12th में कहते हैं कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। तो वाइब्रो जो है ये कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 13 कहते हैं कि लार्जेस्ट ब्लड सेल्स। तो हमारे पास मोनोसाइट्स जो है ये लार्जेस्ट ब्लड सेल्स होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 14 कहते हैं कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव हैड अ फोरिजन जीन इनटू देम। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास फोरिजन जीन हो तो उन्हें हम लोग ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 15th में कहते हैं कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स। तो किसी भी इंडिविजुअल्स के हम लोग कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स को हम लोग जीनोम कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 16 कहते हैं प्लाज्मिड। हमारे पास प्लाज्मिड जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री DNA की एक टाइप होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 17th कहते हैं कि इट क्लीव्स द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ बोथ एंड्स स्ट्रैंड्स ऑफ द बोथ डुप्लेक्स DNA। तो क्लीवेज के लिए हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ करते हैं, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं, उनको हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस भी कहते हैं। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है। 18th कहता है कि आउटर मेम्ब्रेन दैट कवर्स द ब्रेन। तो उसे हम लोग ड्यूरा मैटर कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 19th कहता है प्रोडक्शन ऑफ ATPs ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान हमारे पास जो ATPs की प्रोडक्शन होती है उसे हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 20 कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ ATPs ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के दौरान हमारे पास जो ATPs की प्रोडक्शन होती है उसे हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 21st में कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ ATPs ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। और जो लाइट रिएक्शन के दौरान हमारे पास ATPs की प्रोडक्शन होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 22 कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। देखो ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन जो है डाइजेस्टेड फूड की वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ऑप्शन
डी इज़ करेक्ट, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास विलाइज और माइक्रो विलाइज प्रेजेंट होते हैं जो कि इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड्स। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 23 कहता है कि विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल ब्रेकडाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ह्यूमन माउथ। देखो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए जो है वो स्लेवरी एमाइलेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो, और स्लेवरी एमाइलेज को हम लोग पेटाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 24 कहते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ बाइल इन फैट्स डाइजेशन। देखो पहली चीज़ तो ये कि हमारे पास बाइल कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है, लिवर प्रोड्यूस करता है, ये आपका एक एमसीक्यू हो गया। दूसरा एमसीक्यू आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास बाइल स्टोर कहाँ पे होता है। तो बाइल हमेशा गाल ब्लेडर में स्टोर होता है, जिसका आप लोग पित्ता कहते हो। ठीक है, लिवर में बनता है, स्टोर जो है ये गाल ब्लेडर में होता है, और इसका फंक्शन ये है कि ये फैट्स की इमल्सिफिकेशन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 25 कहते हैं पेरिस्टाल्सिस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो पेरिस्टाल्सिस हमारे पास ये वेव लाइक मस्कुलर कंट्रैक्शंस होती हैं जो कि फूड को मूव करवाती थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 26 कहते हैं कि विच एसेसरी ऑर्गन प्रोड्यूस एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो पेंक्रियाज जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है, जैसे कि हमारे पास एमाइलेज हो गया, ट्रिप्सन हो गया, लाइपेज हो गया। ठीक है, ये सारे एंजाइम्स जो है वो पेंक्रियाज प्रोड्यूस करता है। इनको प्रोड्यूस करके उसको इन एंजाइम्स को स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो सिक्रीट कर देता है। प्रोडक्शन पेंक्रियाज करता है, इनकी सिक्रीशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। 2 एमसीक्यू पॉइंट तो आपके ये हो गए, 3 एमसीक्यू पॉइंट्स और बताऊंगा। यहाँ पे आप लोग देखो एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करता है, ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है, और लाइपेज जो है ये फैट्स की डाइजेशन करता है। तो ये 4-5 एमसीक्यूज पॉइंट्स है जो कि आप लोगों के जहन में लाजमी होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 27 कहते हैं कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन दैट इज अब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जब डाइजेशन होती है तो एंड प्रोडक्ट हमारे पास ग्लूकोज बनता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 28 कहते हैं एंजाइम्स पेप्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन डाइजेशन इज एक्टिव इन विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो पेप्सिन का पीएच हमारे पास 2 होता है। ठीक है, हाईली एसिडिक ये एंजाइम है, और ये हमारे पास प्रोटीन्स की डाइजेशन में जो है वो इन्वॉल्व होता है। हम लोगों ने ऊपर भी बात की थी। और प्रोटीन्स की डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टमक से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट 29 कहते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 30 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट। हमारे पास ब्लड जो है वो किस सीक्वेंस से फ्लो करता है? पहले जो है ब्लड राइट एट्रियम में आता है, वहाँ से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से वो लंग्स में जाता है, लंग्स के बाद वो लेफ्ट एट्रियम में जाता है, और लास्ट में हमारे पास लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 31 कहते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाल्व्स इन द हार्ट। देखो हार्ट में हमारे पास डिफरेंट वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, माइट्रल वाल्व होता है, बाइकस्पिड वाल्व होता है। तो हमारे पास ये वाल्व्स का फंक्शन क्या है? बेसिकली ये वाल्व्स जो है वो प्रिवेंट करते हैं ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 32 कहते हैं कि विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स हैज़ द थिकेस्ट मोस्ट मस्कुलर वाल्व्स सॉरी। तो थिकेस्ट वॉल्स हमारे पास जो है वो आर्टरीज की होती हैं। देखो आर्टरीज की वॉल्स क्यों थिक होती हैं? क्योंकि हमारे पास आर्टरीज जो है वो ब्लड को अवे कैरी करती हैं या मूव करवाती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट अंडर द हाई प्रेशर, जिसकी वजह से आर्टरीज को जो है वो थिक मस्कुलर वॉल्व या इलास्टिक वॉल्व्स जो है वो लाजमी उसको रिक्वायर्ड होती हैं कि वो ब्लड के प्रेशर को मेंटेन कर सके। देखो कोई भी चीज़ है, चाहे वो आर्टरी है, वीन्स है, कैपिलरी है, ठीक है, अब उस पर डिपेंड करता है कि उसने ब्लड को कितना दूर ट्रैवल करवाना है। तो जिस चीज़ ने जितना दूर ट्रैवल करवाना है तो उसके लिए लाजमी है कि वो उतनी ज़्यादा थिक भी हो और इलास्टिक भी हो, ताकि वो प्रेशर को मेंटेन कर सके। अगर वो थिक नहीं होगी, इलास्टिक नहीं होगी, प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, तो बहुत से इश्यूज आ सकते हैं। हो सकता है कि ये आर्टरीज रप्चर हो जाए। ठीक है, सो दैट इज़ हमारे पास जो आर्टरीज होती हैं इनकी जो है वो वॉल थिकेस्ट होती है, और ये इनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है, इलास्टिक होती हैं ये। नेक्स्ट 33 कहता है कि विच अमीनोग्लोबिन इज फाउंड इन द सेक्रीशंस लाइक टीयर्स, स्लाइवा एंड ब्रेस्ट मिल्क। तो टीयर्स में, स्लाइवा में और ब्रेस्ट मिल्क में हमारे पास जो है वो अमीनोग्लोबिन जो है वो ए होता है। ठीक है, IgA प्रेजेंट होता है।
ऑप्शन डी इज करेक्ट। 34 कहता है वैक्सीन वर्क बाय स्टिमुलेटिंग द बॉडी टू प्रोड्यूस। देखो वैक्सीन्स क्या करती हैं, वैक्सीन्स हमारी बॉडी में जो है वो एंटीबॉडीज़ को और मेमोरी सेल्स को जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 35 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स। तो हमारे पास इसमें बहुत से लोगों ने स्प्लीन को टिक किया होगा, लेकिन स्प्लीन इज नॉट द प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन। बोन मैरो इज द प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन, स्प्लीन इज द सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। 36 कहता है कि डिस्टेंस ऑफ द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल ऑलवेज बी। देखो हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्पीड के बारे में बताता है, ठीक है, और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो स्लोप होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 37 कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड। तो कहते हैं कि आप लोग स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करो एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो इसके हमारे पास सिंपल सा एक रिलेशन है स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड करने के लिए किसी भी टेम्परेचर पे। देखो एक चीज़ आपको पता हो कि हमारे पास ये जो स्पीड ऑफ साउंड होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो 332 मीटर पर सेकेंड की इक्वल होती है। लेकिन अगर हम लोगों ने जो है वो किसी दूसरे टेम्परेचर पे फाइंड करनी हो स्पीड ऑफ साउंड, तो उसके लिए हम लोग रिलेशन यूज़ करते हैं स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू वी प्लस 0.61 टी। तो वी हमें गिवन है, वी इज़ 332 प्लस 0.61 इंटू टी। तो हमारे पास टेम्परेचर कितना है इंटू 22। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 38 कहता है कि एस्ट्रोनॉमर्स कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डिस्टेंट स्टार्स एंड गैलेक्सीज यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना। तो गैलेक्सीज का और स्टार्स का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग डॉपलर इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 39 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो देखो हमारे पास जो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, वेपर पर मीटर स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है हमारे पास न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर के। और हमारे पास जो 1 टेस्ला होता है ये हमारे पास 10⁴ गैस की इक्वल भी होता है। और हमारे पास जो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ये जो हम लोगों ने लिखा है, हमारे पास ये किस इक्वल होता है 1 टेस्ला की इक्वल होता है। और ये 1 टेस्ला आगे से हमारे पास 10⁴ जी की इक्वल होता है। तो ये सारे रिलेशन जो है वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट 40 में कहता है कि लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटास्टेबल स्टेट। तो मेटास्टेबल स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन की लाइफ साइकिल होती है वो 10⁻⁸ सेकेंड की किलो होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 41 में कहते हैं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच, अच्छा ये नो है, ठीक है, नो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 42 कहते हैं कि इन पेयर प्रोडक्शंस विच टाइप ऑफ फोटॉन्स आर यूज्ड। तो पेयर प्रोडक्शन में हम लोग गैमा पार्टिकल्स को यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 43 कहते हैं फॉर अ बॉडी टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। देखो अगर एक बॉडी को कंप्लीट इक्विलिब्रियम में रहना है तो उसके लिए लाजमी है कि उसकी लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो दोनों 0 होनी चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा इसके रिलेटेड एक MCQ पास पेपर में आता था कि बॉडी के लिए लाजमी है कि वो, बल्कि इस तरह से कि एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि उसकी कौन सी चीज़ 0 हो या कांस्टेंट हो। तो हम लोगों ने कहा था ना कि एक्सेलरेशन। अब ये हम लोग एक्सेलरेशन की बार बार बात क्यों करते हैं, देखो जब भी हमारे पास बॉडी को हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में रखना हो तो उस बॉडी के लिए लाजमी है कि उसकी फोर्स जो है वो 0 हो। ठीक है, नेट फोर्स उसके ऊपर 0 हो। और फोर्स 0 कब होती है, हमारे पास क्या रिलेशन है, F इज इक्वल टू ma। अब मैथ तो 0 हो नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन जब भी 0 होगी तो फोर्स 0 हो जाएगी, और जब फोर्स 0 होगी तो हमारे पास बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो ये एक्सेलरेशन जो है ये एंगुलर एक्सेलरेशन भी हो सकती है और लीनियर एक्सेलरेशन भी हो सकती है। सो दैट इज वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट 44 कहते हैं द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। देखो हमारे पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जब भी हमारे पास किसी भी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 45 कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तीनों जो है वो कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। जबकि फ्रिक्शनल फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 46 कहते हैं व्हेन अ लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड द अपैरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो जब भी हमारे पास लिफ्ट ऊपर जाएगी तो अपैरेंट वेट जो है वो ज़्यादा होगा रियल वेट से, और जब लिफ्ट नीचे आएगी तो हमारे पास अपैरेंट वेट जो है वो कम होगा रियल वेट से। तो ऑप्शन
डी इज करेक्ट। 47 कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन रॉड। तो थिन रॉड का हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 1/12 ml² के। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 48 कहते हैं कि टू साउंड वेव्स हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड आर आउट ऑफ फेज। तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? देखो, दो वेव्स हैं, उनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, उनकी डायरेक्शन भी सेम है और वो आउट ऑफ फेज भी हैं, ठीक है। तो उनका हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो 0 होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 49 कहता है कि विच वन इज़ नॉट एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो जब भी हम लोग गैस को कंप्रेस करते हैं सिलेंडर में तो हमारे पास ये रिवर्सेबल है, ठीक है। इसको हम लोग दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं, मतलब गैस को हम लोग दोबारा से एक्सपेंड करवा सकते हैं। सो ऑप्शन ए जो है ये रिवर्सेबल रिएक्शन की, रिवर्सेबल प्रोसेस की एग्जांपल है। बाकी मेरे पास ऑप्शन बी, सी और डी ये सारे इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। 50 में कहता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज। देखो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा जो है वो फोर्स की डायरेक्शन के साथ साथ होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 51 ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के इक्वल होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 52 कहता है कि इक्विवेलेंट करंट विच passes from the point at the higher potential to the point at the lower potential as if it is represented the movement of the positive charge। तो उससे हम लोग जो है वो कन्वेंशनल करंट कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 53 कहता है वी इज द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर एंड द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब देखो, इसने बात की है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम की। हमारे पास एनर्जी पर यूनिट टाइम जो है वो पावर के इक्वल होता है ना, और पावर डिसिपेशन के हमारे पास 3 फार्मूले हैं। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट। दूसरा हमारे पास इसका रिलेशन है आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर आर, और थर्ड इसका हमारे पास एक रिलेशन होता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। 54 कहते हैं सब्सटेंसेस लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन का जो है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 55 कहते हैं कि फोर्स इन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स अप्लाई होती है वो इक्वल होती है IL/B साइन ऑफ थीटा के। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 56 फिकलेस का मतलब होता है यूजलेस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 57 मोज़ैक हम लोग किसी पैटर्न को कहते हैं। आप लोगों ने एक मॉडल पढ़ा होगा ना, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, तो उसमें हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे थे ना, उसके पैटर्न को एक्सप्लेन कर रहे थे ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 58 एम्पैथी का मतलब होता है एबिलिटी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 59 सिडल का मतलब होता है स्नीक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 60 में कहते हैं माई एडवाइस हैड नो डैश ऑन हिम। माई एडवाइस हैड नो अफेक्ट ऑन हिम, ई वाला अफेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 61 कहते हैं डू नॉट लूज हर्ट, इट इज़ जस्ट अ स्टॉर्म इन द कप ऑफ टी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 62 कहते हैं पाकिस्तान डैश फ्रॉम वोटिंग। तो पाकिस्तान abstained फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट ईरान इन यूनाइटेड नेशंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 63 कहते हैं प्लीज़ डैश द डोर आफ्टर यू लीव। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्लीज़ शट द डोर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 64 ट्रस्ट इन गॉड, ऑन नहीं होता इन होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 65 कहते हैं इफ ऑल द ए आर बी एंड नो बी आर सी देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। देखो, उसने बोला है कि हमारे पास जितने भी ए हैं वो बी हो सकते हैं, लेकिन बी जो है वो सी नहीं हो सकते, ठीक है। तो सिंपल है ना, अगर बी से नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सी भी फिर ए नहीं हो सकता ना, क्योंकि बी तो ए के इक्वल है और हम लोगों ने कहा कि बी सी नहीं हो सकता। सो दैट इज वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 66 में कहता है बैट इज कोडेड एज 2120 एंड कैट इज कोडेड एज 3120। कहता है कि आप लोग फिर मैट को कैसे कोड करोगे। तो सिंपल, आप लोग अल्फ़ाबेट जो हैं इनको अगर काउंट करो, मतलब ए अगर हमारे पास 1 के इक्वल हो, बी जो है वो 2 के इक्वल हो, सी जो है वो 3 के इक्वल हो, तो इस तरह से आप लोगों ने इनको काउंट करना है। तो एम हमारे पास चाहे वो 13वें नंबर पे आता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं M13। ए हमारे पास फर्स्ट पे है तो इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, और टी हमारे पास जो है वो 20वें नंबर पे आता है तो इसको हम लोग 20 लिख सकते हैं, विच इज़ योर ऑप्शन ए।
67 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट। अगर आप लोग गिवन ऑप्शंस को देखो तो हमारे पास एप्पल एक फ्रूट है, बनाना भी फ्रूट है, ग्रेप भी फ्रूट है, तो ऑड कौन सा हुआ? कैरेट, क्योंकि कैरेट जो है वो वेजिटेबल है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 68 कहते हैं कंप्लीट द एनालॉजी बर्ड इज टू नेस्ट एज ह्यूमन इज टू होम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 69 कहते हैं कि इन द सर्टेन कोड एप्पल इज कोडेड एज BQQMF। कहता है कि आप लोग बताओ कि ऑरेंज को हम लोग कैसे कोड करेंगे। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा क्रिटिकली देखो तो उसने जस्ट क्या किया है कि हमारे पास एप्पल में जो वर्ड्स हैं, सॉरी वर्ड्स नहीं, जो लेटर्स हैं, उसने कोड करते वक्त हर एक लेटर का नेक्स्ट नेक्स्ट लेटर जो है वो लिख लिया है। अब हमारे पास क्या है, एप्पल, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, पी के बाद क्या आता है, क्यू, और पी के बाद फिर क्यू, एल के बाद क्या आता है, एम, और ई के बाद क्या आता है, एफ। तो इस तरह से हम लोग इस ऑरेंज को भी कोड करेंगे। ORANGE। ओ के बाद क्या आता है, पी, आर के बाद क्या आता है, एस, ए के बाद क्या आता है, बी, एन के बाद क्या आता है, ओ, जी के बाद क्या आता है, एच, और ई के बाद क्या आता है, एफ, विच इज योर ऑप्शन ए। नेक्स्ट 70 कहता है फाइंड द मिसिंग नंबर। देखो अगर हम लोग 2 का स्केल लें तो 4 आता है, ठीक है, 3 का स्केल ले तो 9 आता है, और हम लोग 4 का स्केल ले तो क्या आएगा, 16 आएगा, और यहाँ पे 6 का स्केल ले तो क्या आएगा, 36 आएगा। तो मिसिंग नंबर क्या है, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 5 होगा ना, फिर आगे ये 6 है, तो 5 का जब हम लोग स्केल लेंगे तो क्या आएगा, 25, विच इज़ योर ऑप्शन बी। ठीक है। 71 कहता है कि इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल द करंट फ्लो। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करंट जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ जो है वो मूव करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 72 हमारे पास देखो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और कैथोड पे हमारे पास हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होता है। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि ऐसे आप लोग CR से याद करो। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 73 कहते हैं इफ द डेल्टा एच वैल्यू इज लेस देन 0 देन द रिएक्शन विल बी। जब भी हमारे पास डेल्टा एच वैल्यू जो है वो 0 होगी तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 74th कहते हैं कि विच इज़ ट्रू फॉर द स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए जो गिब्स एनर्जी होती है वो लेस देन 0 होती है, मतलब वो नेगेटिव होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा, गिब्स एनर्जी क्या है? बेसिकली इट इज़ द एनर्जी बिटवीन द प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स ऑफ द रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट 75 कहता है व्हेन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट्स इज हायर देन द प्रोडक्ट्स देन द रिएक्शन विल बी। तो जब भी हमारे पास एंथैल्पी जो है रिएक्टेंट्स की ज़्यादा हो प्रोडक्ट से तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होगा। अगर प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज़्यादा है रिएक्टेंट से तो हमारे पास एंडोथर्मिक होगा। तो नेक्स्ट MCQ में उसने यही बात की है कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी जो है वो कम हो प्रोडक्ट से, मतलब प्रोडक्ट की ज़्यादा हो, तो रिएक्शन क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। ठीक है। 77 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हैज़ ऑलवेज डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव। ये डेल्टा एच है। ठीक है। तो डेल्टा एच हम लोग एंथैल्पी को कहते हैं। तो एंथैल्पी जो है वो कंबस्टन के केस में जो है वो नेगेटिव होती है। बाकी किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन हो या फिर किसी आयोनिक कंपाउंड की डिसोल्यूशन हो या डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, इन सब केसेस में हमारे पास डेल्टा एच वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है और कंबस्टन के केस में हमारे पास ये नेगेटिव होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 78 कहता है देयर इज इंटरकन्वर्जन ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स देन। देखो जब भी हमारे पास डेल्टा एच वैल्यू जो है वो इक्वल हो डेल्टा ई वैल्यू के, मतलब हमारे पास एंथैल्पी चेंज जो है वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो, तो हम लोग सॉलिड और लिक्विड को जो है वो इंटरकन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 79 कहते हैं फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शंस द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास जो रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी होती है वो प्रोडक्ट से स्मॉलर होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 80 में कहता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है वो पॉजिटिव होता है, बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 81 डिकम्पोजिशन ऑफ द वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जितने भी होते हैं वो सारे एंडोथर्मिक होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 82 कहते हैं एंथैल्पी साइकिल यूज्ड टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी। तो लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बर्नहॉपर साइकिल को यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 83 कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्ट्रीम। तो वाटर को स्ट्रीम में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये भी हमारे पास एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है।
मतलब हम लोग इसको कोई ना कोई हीट देंगे, खुद करवाएंगे तो होगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियसली नहीं हो सकता। स्पॉन्टेनियस वे से हम लोग इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं, या फिर हमारे पास ये एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी आ सकता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 84th में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। तो मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, बाकी मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन जो दोनों जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि उसने टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का पूछा है। अगर डिपेंडेंट का पूछा तो हमारे पास ऑप्शन ए और सी जो है वो करेक्ट होता। नेक्स्ट 85 कहता है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब कहता है कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए इंक्रीज़ होता है क्योंकि हमारे पास जो कोलिजन फ्रिक्वेंसी होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। सो दैट इज़ वाई। लेकिन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा डिक्रीज़ होती है, वो इंक्रीज़ नहीं होती। और हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की, मतलब रिएक्टेंट्स की बात कर रहा है, तो उनकी कंसंट्रेशन भी जो है वो वक्त के साथ साथ डिक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ नहीं होती। सो दैट इज़ वाई ओनली ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 86 में कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो है वो फास्ट रिएक्शंस होते हैं क्योंकि हम लोग इनको खुद करवा रहे होते हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हमेशा हमारे पास स्लो रिएक्शंस होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 87 कहते हैं कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हमारे पास होता है, इट इज़ इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 88 में कहते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर टेकन एज यूनिटी, तो जब भी हम लोग रिएक्शन की कंसंट्रेशन को यूनिटी लेते हैं, 1 लेते हैं, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन किसकी इक्वल होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास जो है वो के इक्वल हो जाता है, मतलब स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 89 कहता है कि एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स हायर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, जब भी हमारे पास रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होगी प्रोडक्ट से तो रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। लेकिन जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी रिएक्टेंट से तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 90 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द वेरी हाई रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस और आयोनिक रिएक्शंस, इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो काफ़ी हाई होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 91 कहते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग हाफ लाइफ मेथड को यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 92 कहते हैं कि एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इज लेस दैन द फॉरवर्ड रिएक्शन, जब भी हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लेस होगी फॉरवर्ड रिएक्शन से तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होगा, अगर वो ज़्यादा होगी तो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 93 कहता है कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट इज द सेम एज दैट ऑफ द रेट ऑफ, तो हमारे पास रेट कांस्टेंट का और जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट जो है वो सेम होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 94 कहता है कि रेट कांस्टेंट ऑफ द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैज़ द यूनिट ऑफ, तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट जो है वो लीटर पर मोल पर सेकेंड के इक्वल होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 95 कहते हैं कैटलिस्ट अल्टर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द केमिकल रिएक्शन, तो कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो चेंज करता है, उसको डिक्रीज करता है बेसिकली। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 96 कहते हैं टोमेटो इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, तो टोमेटो में हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 97 में कहते हैं बफर सोल्यूशन ऑफ द हायर pH देन 7 इज टू बी मेड वी यूज़, देखो हमारे पास अगर किसी भी बफर सोल्यूशन का pH 7 से ज़्यादा हो तो मतलब वो बेसिक बफर होगा, तो बेसिक बफर हमारे पास चाहे वो वीक एसिड और इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस से हम लोग बनाते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ये बेसिक बफर हो गया, ठीक है, और बेसिक बफर का pH हमारे पास जो है वो 7 से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट 98 कहता है कि एसिटिक एसिड इज़ वीक एसिड, देखो एसिटिक एसिड जो है वो ये वीकली आयनाइज्ड होता है, तो इसलिए हमारे पास ये वीक एसिड है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 99 में कहते हैं सॉल्ट दैट इज फॉर्म्ड बाय द इंट्रोडाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, देखो एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग यूज़ किया गया है, तो इस सॉल्ट को हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट बोलेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 100 में कहता है कि एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय या मेजर्ड बाय, तो किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी को मेजर करने के लिए हम लोग ग्लास कैलोरीमीटर को यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो ये था आप लोगों के पास प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ